हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग जीआईसी मैथ्स लेक्चरर 2018 वाले पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, और आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 की। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी वीडियो आपको पसंद आ जाए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आपको जो है कि देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो है जल्द ही फिर से जो जारी होने वाली है, एक बार स्थगित हो गई थी, फिर से निकलने वाली वैकेंसी जो है उसका बैचेज जो ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहा है जो है, और साथ ही साथ जो जीआईसी का बैच भी जो है स्टार्ट है। तो अगर इन बैचेस में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पर आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और इन कोर्सेज से जुड़ के जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, ये लेक्चर नंबर 3 होगा। तो शुरुआती 2 लेक्चर्स जो थे उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 से 40 फिर 40 से 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चंस हमारे हैं ना वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। होप सो आप उसको धैर्य से देखेंगे जो है, और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा जो है, क्योंकि आज जो है जो क्वेश्चंस हैं बड़े कॉन्सेप्चुअल हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स को ये क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा जा रहा है, लेट आर एंड यस बी नॉन एम्प्टी रिलेशन इन ए सेट ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में कभी कभी एक ना ट्रू ना पूछ के कभी कभी फॉल्स पूछ देते हैं। तो फॉल्स का मतलब ये होता है इसमें से कोई 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन एक इसमें से गलत होगा। पहला इन्होंने लिखा कि आर इज सिमेट्रिक, देन आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 5, आर एंड यस आर ट्रांजिटिव, देन आर यूनियन एस इज ट्रांजिटिव, आर एंड यस आर सिमेट्रिक, then R union S is symmetric, and R and S are reflexive, then R union S is reflexive। देखिए इसके लिए एक जनरल स्टेटमेंट में बता देता हूं कि अगर 2 रिलेशन में ले लूं, इफ R and S, ठीक है, इफ R and S आर इक्विवेलेंस रिलेशन, मैं इक्विवेलेंस की बात कर लेता हूं। इफ R and S आर इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, देन एक पहला स्टेटमेंट होता है इसमें कि R इंटरसेक्शन S भी क्या होगा, देन R इंटरसेक्शन S विल बी व्हाट, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस तो आप समझते ही हैं, इक्विवेलेंस का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब कोई अगर इसमें ये पूछ दे जैसे क्वेश्चन कि भाई R और S रिफ्लेक्सिव है तो R इंटरसेक्शन S के बारे में क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे रिफ्लेक्सिव होगा। R और S सिमेट्रिक है तो R इंटरसेक्शन S के बारे में भी आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे आप सिमेट्रिक होगा। R और S तीनों ट्रांजिटिव है, दोनों ट्रांजिटिव है तो R इंटरसेक्शन S के बारे में क्या कहेंगे, वो भी ट्रांजिटिव होगा। ठीक, तो इसलिए मैंने एक जनरल स्टेटमेंट बता दिया कि अगर R और S इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R इंटरसेक्शन S भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और दूसरा स्टेटमेंट है R यूनियन S, ठीक है, R यूनियन S नीड नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन, नीड नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर R और S इक्विवेलेंस रिलेशन है तो यूनियन का इक्विवेलेंस रिलेशन होना ऐसा जरूरी नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो चलिए आइए हम पहले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 2 स्टेटमेंट अगर आपको जानकारी है इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन्होंने पहला कहा है कि इफ R इज सिमेट्रिक देन R इंटरसेक्शन R इनवर्स इज इक्वल टू 5। अच्छा, एक और बात बता दें कि अगर R सिमेट्रिक होता है, इफ R इज सिमेट्रिक, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इफ R इज सिमेट्रिक दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू क्या होता है, R इनवर्स होता है। R इज इक्वल टू क्या होता है, R इनवर्स होता है। तो ये कह रहे हैं कि R इंटरसेक्शन R इनवर्स क्या आएगा, ये कह रहे हैं कि R इंटरसेक्शन R इनवर्स, ये कह रहे हैं नॉट इक्वल टू 5। सही तो बता रहे हैं कि R इज इक्वल टू, जब R इनवर्स है, मान लीजिए हम R के जगह R इनवर्स के जगह मैं R रख देता हूं तो R इंटरसेक्शन R तो R ही आएगा ना, 5 तो नहीं आएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला स्टेटमेंट जो है ये ठीक बता रहे हैं, तो हमको ठीक वाला नहीं खोजना है, हमें तो गलत वाला खोजना है। सेकंड में कह रहे हैं कि R और S आर ट्रांजिटिव, दो ट्रांजिटिव, तो R यूनियन S के बारे में आप क्या कहेंगे, तो R यूनियन S में प्रॉब्लम है। और स्पेशली देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना कि R यूनियन S नीड नॉट बी इक्विवेलेंस, इसमें स्पेशली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ट्रांजिटिव में प्रॉब्लम आती है। मतलब R और S अगर रिफ्लेक्सिव हैं तो R यूनियन S रिफ्लेक्सिव हो जाता है, R और S सिमेट्रिक हैं तो R यूनियन S सिमेट्रिक भी हो जाता है। और लेकिन R और S अगर ट्रांजिटिव हैं तो R यूनियन S जो होता है वो ट्रांजिटिव नहीं होता है, और चूंकि ट्रांजिटिविटी फेल कर जाती है इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होता है। तो प्रॉब्लम सिर्फ किसके लिए आता है, प्रॉब्लम सिर्फ अगर इक्विवेलेंस की बात करें तो प्रॉब्लम इसको कहां पे होता है, ट्रांजिटिव पे प्रॉब्लम होता है।
ठीक है ना। ट्रांजिटिव ना होने की वजह से आर यूनियन एस को हम लोग इक्विवेलेंस नहीं बोल पाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आर और एस आर ट्रांजिटिव, तो ये कह रहे हैं कि देन आर यूनियन एस भी ट्रांजिटिव। ये तो गलत बात बोल रहे हैं भाई, ये तो गलत बात बोल रहे हैं कि आर यूनियन एस ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यही हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए और भी पढ़ लेते हैं जरा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। थर्ड स्टेटमेंट ये बता रहे हैं कि आर और एस सिमेट्रिक हैं, तो आर यूनियन एस भी सिमेट्रिक होगा। बिल्कुल होगा, अभी मैंने बताया, खाली प्रॉब्लम ट्रांजिटिव में होता है, ठीक है। और आर और एस रिफ्लेक्सिव हैं, तो आर यूनियन एस भी रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव होगा। मैंने बताया प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ पे होती है, ट्रांजिटिव में होती है। तो देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से समझ होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। चलिए हम लोग 52 की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, देन द मैप एफ फ्रॉम जेड टू z cross z defined by f of x is equal to x minus 1 comma 1 for all x belongs to z is what 1 1 into 1 1 onto many 1 into many 1 onto। अब देखिए यहाँ पे जो है, अगर थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को आपको अच्छे से और समझना है, तो यहाँ पे आप z बना लीजिए और यहाँ पे आप z क्रॉस z बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बना लीजिए, z क्रॉस z बना लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं इंटीजर 1 अगर भेजूं, अगर 1 यहाँ पे इंटीजर में 1 है ना, तो 1 का इमेज कितना आएगा, 1 माइनस 1 0 कामा 1 आएगा। 1 किससे कनेक्ट होगा, 0 कामा 1 से कनेक्ट होगा बाय द डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा फंक्शन है जिसका नाम फंक्शन का f है, तो 1 हमारा किससे कनेक्ट होगा, 0 कामा 1 से कनेक्ट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 की अगर इमेज निकालना चाहें, हालांकि इमेज निकालने से हम लोग कुछ कंफर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। 2 की बात करें तो 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 कामा 1 से कनेक्ट होगा, ठीक है, 1 कामा 1 से कनेक्ट होगा। 3 की बात करें अगर तो किससे कनेक्ट होगा, 3 माइनस 1 2 कामा 1 से कनेक्ट होगा, ठीक है, 2 कामा 1 से कनेक्ट होगा। तो आप ये चीज देख पा रहे हैं ना कि डिफरेंट इंटीजर्स जो है, डोमेन के डिफरेंट इंटीजर्स को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं। मतलब फंक्शन 1 1 तो है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या 1 1 है। और ऐसे भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं बाय द डेफिनेशन। हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू z such that what f of x1 is equal to f of x2, ठीक है। तो f of x1 कितना आएगा, वो आएगा x1 माइनस 1 कामा 1, और कितना आएगा इज इक्वल टू, वहां पे कितना आएगा x2 माइनस 1 कामा 1। तो सेकंड कोऑर्डिनेट तो बराबर है, सिर्फ बात फर्स्ट एलिमेंट्स को कंपेयर करने की है। यहाँ से x1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 माइनस 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। देखिए यही तो डेफिनेशन थी, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब f हमारा क्या है, f इज 1 1, f इज 1 1। अब देखिए ऑन आप बड़े आसानी से इस फिगर से समझ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हर जो कोडोमेन का जिस कोडोमेन के जिस ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड नंबर पे 1 1 है, वो तो उसकी तो प्री इमेज मिल जाएगी। लेकिन क्या आप इसके प्री इमेज के बारे में बता सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 1,3 भी तो होगा ना, क्या 1,3 किसी से जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो इन्होंने फिक्स कर दिया ना, इसका y कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया इन्होंने। क्या 1,3 जैसे एलिमेंट्स की कोई इमेज मिलेगी, क्या 0,0 जैसे एलिमेंट्स की कोई प्री इमेज मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर एक भी कोडोमेन के एक भी एलिमेंट की प्री इमेज ना मिलती हो तो फंक्शन ऑन नहीं होता है। इसका मतलब ये 1 1 तो है बट ऑन नहीं है ना, नॉट ऑन टू। क्यों नहीं ऑन है, बिकॉज एक ही काउंटर एग्जाम्पल देते हैं, बिकॉज देयर इज नो प्री इमेज, because there is no pre-image of कोई भी ले लीजिए, 1,3 ले लेते हैं, है ना। 1,3 की प्री इमेज नहीं, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसकी प्री इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन 1 1 तो होगा बट ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो 1 1 इनटू होगा। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं होता है तो क्या होता है, 1 1 इनटू होता है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कहा जा रहा है इफ आर इज सिमेट्रिक रिलेशन इन ए सेट देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बात देखिए फिर से फंसाने वाली बात है। इन्होंने, अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इन्होंने कहा कि इनकरेक्ट बताइए कौन सा है। तो देखिए अभी इसमें हम फिर से 1-2 स्टेटमेंट आपको जानना पड़ेगा। देखिए इफ आर इज सिमेट्रिक, अभी जस्ट मैंने बताया था, इफ आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, इफ आर इज सिमेट्रिक, तो यहां से हम लोग कह पाते हैं आर इनवर्स इज इक्वल टू आर होता है। उस रिलेशन का इनवर्स उस रिलेशन के बराबर होता है। तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने कहा है कि आर यूनियन आर इनवर्स निकालेंगे तो वो आर आएगा, बिल्कुल आएगा। आर इनवर्स की जगह देखिए आप यहाँ पे क्या करिए, आर यूनियन आर इनवर्स की जगह रख दीजिए, तो आर यूनियन आर इज इक्वल टू कितना आएगा, आर ही तो आएगा। इसका मतलब फर्स्ट ठीक है, मुझे ठीक नहीं खोजना है, मुझे तो गलत खोजना है। दूसरा इन्होंने कहा है कि आर तो ये सही है लेकिन मुझे तो गलत खोजना है। ये फर्स्ट वाला तो करेक्ट है लेकिन मुझे गलत खोजना है। चलिए सेकंड की बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स निकालिए, तो हम निकालते हैं आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स। मैं आर के जगह पर रख देता हूँ आर इनवर्स, क्यों, अगर सिमेट्रिक है आर इनवर्स आर के बराबर आता है, तो आर के जगह आर इनवर्स रख दिया, इंटरसेक्शन आर इनवर्स।
तो आर इनवर्स इंटरसेक्शन आर इनवर्स कितना आएगा, आर इनवर्स तो आएगा, इसका मतलब सेकंड भी करेक्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे तो गलत वाला ढूंढना है। तीसरे की बात कर लेते हैं, थर्ड नंबर कहा जा रहा है कि आर कंपोजिशन आर इनवर्स इज व्हाट, इज सिमेट्रिक, ठीक है, इज सिमेट्रिक। देखिए इसको आपको कैसे ध्यान में रखना है, जैसे फंक्शन में आप कहते थे ना, फंक्शन में कहते हैं या मैट्रिक्स में भी आप कहते हैं कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, या एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन आई एक्स, ठीक है। इसी तरीके से आर कंपोजिशन आर इनवर्स जो आता है ना, आर कंपोजिशन आर इनवर्स, वो किसके बराबर आता है, आइडेंटिटी रिलेशन के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, आइडेंटिटी रिलेशन, और आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सभी कुछ होता है, ठीक है। तो दिस विल बी सिमेट्रिक। इन्होंने भी कहा है कि ये सिमेट्रिक होगा, इसका मतलब ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे तो गलत ढूंढना है, तो ऑटोमेटिक फोर्थ वाला क्या है, गलत है, और यही हम इसी को टिक करने वाला है, यही को सही हमारा रिलेशन होगा। आर कंपोजिशन आर इनवर्स इज इक्वल टू आर बता रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो आई आएगा, आइडेंटिटी रिलेशन आएगा। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही डेप्थ में इन्होंने जाके इस क्वेश्चन को क्रिएट किया है, समझने की जरूरत है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए इजी क्वेश्चन है, मैट्रिक्स की बात है। यहाँ पे कहा जा रहा है इफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, तो देखिए अगर मैट्रिक्स ए में से मैं, ठीक है, मैट्रिक्स ए आपका जो है उसमें से मैं क्या कर लेता हूँ, सपोज वहाँ से मैं क्या कॉमन कर लेता हूँ, 3 कॉमन कर लेता हूँ, तो है ना, तो 3 का मैट्रिक्स में से मालूम है ना, अगर सभी एलिमेंट में कोई चीज़ कॉमन है तो उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 कॉमन मैंने ले लिया, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक, ये 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए ए की पावर 5 क्या होगा, ठीक है, ए की पावर 5 क्या होगा, तो ए की पावर 5 का मतलब हो गया 3i की पावर कितना करना है, 5 करना है, तो 3 की पावर 5 कितना होता है, 243, और आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कितना भी पावर करेंगे तो आई ही आएगा। अब 243 इन्होंने देखिए ऑप्शन में लगा रखा है, लेकिन आप 243 ए लगा रखा है, जरा देखिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो 243 आई को मैं पहले लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 81 इंटू 3i, ठीक, और 3i किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू है, इसका मतलब 81 इंटू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स जो है कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कभी कभी उन्होंने डी ऑप्शन भी करेक्ट लगा देते हैं, बट डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55 आसान क्वेश्चन है, कहा जा रहा कि एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3। तो एफ कंपोजिशन एफ आपको बताना है। तो देखिए एफ कंपोजिशन एफ ऑपरेटेड ऑन एक्स, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ एफ एक्स होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर कितना है, 1/3 है, ठीक है। अब देखिए यह फिर से हमको एफ ऑफ इस एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है कि एफ अगर इस पे ऑपरेट होगा तो क्या देगा। अब देखिए एफ को आप ऐसे पढ़िए कि एफ को जब कोई भी इनपुट दिया जाता है तो क्या देता है, आउटपुट क्या देता है, वो आउटपुट देता है, पहले 3 लिखा जाता है, फिर माइनस, फिर इनपुट का क्यूब करना है। इनपुट आप क्या दे रहे हैं, इनपुट आप दे रहे हैं 3 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, होल टू द पावर 1/3, ये इनपुट दे रहे हैं, तो इसका मुझे क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है, और होल टू द पावर क्या करना है, 1/3 करना है। तो यहाँ से 3 पावर कट जाएगा, और जो बड़ा ब्रैकेट है उसमें मुझे क्या मिलेगा, 3 माइनस 3 और प्लस क्या मिलेगा, एक्स क्यूब, और होल टू द पावर कितना है, 1/3 है, प्लस 3 माइनस 3 कटेगा, एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। पूछा जा रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो देखिए अगर हम लोग इसके सबसे पहले तो इसका आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं y इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और 1 आएगी, 1 2 बार रिपीट करेगा और 0 आएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर मैं खींचना चाहूँ, ठीक है, इसका ग्राफ हम खींचना चाहें तो पहले ये 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, और 1 पे वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, ठीक है। तो मतलब 0 से पास होगा, 1 से पास होगा। अब इसके बीच की कोई एक वैल्यू ले लीजिए आप, जैसे x इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 1/2 ले लेता हूँ, तो 1/2 पे ये क्या देगा,
y की वैल्यू y स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 और 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 का मतलब 1/8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√8, 1/√8 का मतलब 1/2√2, मतलब 1 से कम ही आएगा, है ना, 1 से कम आएगा, मतलब कुछ यहाँ मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे जस्ट ले लेता हूँ। और एक चीज़ तो क्लियर है ना, देखिए अगर y की जगह पे मैं -y रिप्लेस कर दूँ तो फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट क्या है, एक्स एक्सिस है। ये ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा। तो सिर्फ मैं अगर एक्स एक्सिस ऊपर ग्राफ ड्रॉ कर दूं तो नीचे तो अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। तो देखिए ये 0 से स्टार्ट करेगा, इस पॉइंट से जाएगा और फिर यहाँ पे इसको मिलना है, और जैसा ऊपर है वैसा आपको नीचे भी बनाना है, ठीक है। अब लेफ्ट में इसकी क्या स्थिति होगी, लेफ्ट में कोई वैल्यू रख लीजिए आप, जैसे मैंने -1 पे चेक कर लेता हूँ कि क्या देगा, ठीक है। तो -1 इसमें रख दीजिए, तो -1 -2 का इसका 4 आएगा, ठीक है ना। तो -1 मैंने रखा, देखिए तो y स्क्वायर है ना, y स्क्वायर कितना आएगा चेक कर लेते हैं, -1 और यहाँ पे -1 -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो y स्क्वायर -4 ये तो पॉसिबल नहीं है, -1 नहीं दे सकते, और हमारा लूप तो बन भी चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इधर वाली वैल्यूज तो ये नहीं लेगा, है ना। तो मुझे कुल मिला जुला के मुझे इसका एरिया निकालना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रिप बना लेते हैं। इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, dx हो जाएगी। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, y dx। इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, y dx। और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे 1 तक। तो ये ऊपर वाला एरिया आएगा, और इसको हम डबल कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा चलिए फाइनल एरिया देखते हैं कितना आएगा, 2 टाइम्स 0 to 1, ठीक है। और y की वैल्यू रख देते हैं, तो y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी √x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x-1 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा x-1 और कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। और एरिया निगेटिव नहीं आता, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप चाहे तो बाहर मॉड भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाहर आप मॉड भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, और इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। √x का मतलब कितना होता है, x की पावर 1/2, ये मल्टीप्लाई हुआ x में तो कितना देगा, x की पावर 3/2 देगा, और 0 to 1 करना है, ठीक है। और -1 का इंटीग्रेशन √x मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो कितना देगा, x की पावर 1/2, ठीक है ना, x की पावर 1/2, और इसको इंटीग्रेट करना मुझे 0 to 1 तक, ठीक है। यहाँ पे मैं dx लिख देता हूँ, यहाँ पे भी dx रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर अगर हम पहले की बात करें तो कितना आ जाएगा, x की पावर 5/2 और मल्टीप्लाइड बाई 2/5, ठीक है ना। और x की पावर कितना हो गया 5/2, और लिमिट कितना है 0 to 1, ठीक। माइनस और यहाँ पे हमारे पास ये तो 2 को आप चाहे तो बाहर ही रखिए, माइनस x की पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है ना, और इंटू 2/3 x की पावर 3/2, और यहाँ से आप इसको करेंगे 0 to 1, ठीक है। तो देखिए 1 रखेंगे, 0 to 1 रखेंगे, तो इस जो ब्रैकेट है इसकी तो वैल्यू 1 ही आएगी, 1 आएगी। मतलब मुझे कुल मिला के सॉल्व करना है, मेरा जो एरिया आने वाला है 2 टाइम्स ब्रैकेट में क्या आने वाला है 2/5 माइनस 2/3 आने वाला है। इसको आप सॉल्व करते हैं, मॉडुलस भी लगा हुआ है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो कितना हो जाएगा 6 - 10 -4/15, नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। एलसीएम हमारा कितना आने वाला है, यहाँ पे ये एलसीएम हमारा आएगा 5 3 जा 15, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एलसीएम ले लेते हैं 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 माइनस 3 5 जा 5 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 - 10 कितना हो गया -4, मतलब -2, -4 इंटू 2 कितना हो गया -8/15, और चूंकि मॉड लगा है तो एरिया कितना आ जाएगा 8/15 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बस इंटीग्रेशन का खेल है, और ये फिगर बनाने की बात है, और इसमें कुछ क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी खास बात नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं। एट x = 1 इस फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ये बताना आपको, ठीक है। तो देखिए अगर x = 1 ये पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल में डायरेक्ट वैल्यू आप रख के निकाल सकते हो। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 1, तो पहले वाले डेफिनेशन से निकाल लीजिए, x = 1 पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट की अगर बात कर लें, राइट हैंड लिमिट एट x = 1 तो वो कितना हो जाना है, ये सेकंड वाले में पुट कर दीजिए, क्योंकि पॉलिनोमियल है डायरेक्ट पुट कर सकते हैं हम इसमें। तो 1 - 1 कितना आ गया 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, और फंक्शन की वैल्यू अगर निकालनी है f(0) तो सेकंड वाले डेफिनेशन से निकलेगा, ठीक है ना। 1 पे निकालना है ना, f(1) पे निकालना है, तो कितना आ जाएगा 1 - 1 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आया राइट हैंड लिमिट, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, f(1). इसका मतलब फंक्शन 1 पे हमारा क्या कंटिन्यूअस तो है। तो कौन कौन सा ऑप्शन, नाइदर कंटिन्यूअस, ये तो गलत बात है।
ये कह रहे हैं कंटिन्यूस, सेकंड में कह रहे हैं नॉट कंटिन्यूस, बी भी गलत हो गया। देखिए दो ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात है, तो चूंकि ये कंटिन्यूस है ना, तो इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, इक्वलिटी हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो मैं देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर बताऊँ तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, वैल्यू कितनी आने वाली है, -1 आने वाली है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आने वाला है, -1। राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 2x आ गया, और x = 1 पे निकालना तो 2 आ जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हमारा है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 57। 58 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहा जा रहा है इफ f इज रीमान इंटीग्रेबल, देखिए रीमान इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, इफ m इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन a to b देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बात करेंगे। देखिए कोई भी फंक्शन है ना, तो हमेशा वो क्या होता है, अपने मॉडुलस f ऑफ x विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ fx एंड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड ऑफ fx, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं, आप रख के देख लीजिए, कोई भी चीज़, कोई भी फंक्शन ले लीजिए या आप कोई नंबर से चेक कर लीजिए, कुछ भी कांस्टेंट फंक्शन ले लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए एक 3 ले लेता हूँ, तो 3 हमेशा मॉड ऑफ 3 से छोटा या बराबर होगा, और -3 माइनस ऑफ मॉड ऑफ 3 से हमेशा बड़ा या बराबर होगा। देखिए ये चीज़ होल्ड कर रही है अगर कांस्टेंट फंक्शन की पर्टिकुलर बात करें। और कुछ किसी भी फंक्शन को ले लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये ट्रू रिजल्ट है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से बात करें, इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसकी काम नहीं है यहाँ पे, जस्ट मैंने एग्जांपल देने के लिए किया आपको, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम लोग बात करें, अब देखिए यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a to b, ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a to b। अब मैं अगर इसको a to b इंटीग्रेट कर दूँ, a to b f ऑफ x, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, a to b मॉड ऑफ f ऑफ x dx, ठीक है ना, यहाँ पे भी f ऑफ x dx, और एक ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा, a to b कितना हो जाएगा, a to b मॉड ऑफ f ऑफ x dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि जैसे ये लिखा रहता है हमारे पास कि x हमारा -a to a है, x हमारा -a to a है, अगर ऐसा लिखा हो तो हम लोग क्या लिखते हैं कि मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a लिखते हैं। इसका मतलब हम देखिए ये हमारा समझ लिए बीच वाला क्या है, ये x है, और ये हमारा क्या है, a है, और ये हमारा क्या है, -a है। तो x अगर -a to a है, इसका मतलब हम लोग क्या लिखने वाले, मॉड ऑफ x, मतलब मॉड ऑफ a to b और f ऑफ x dx, ठीक है। ये क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू किसके होगा, a to b, ठीक है, a to b और मॉड ऑफ f ऑफ x dx। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस y by x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो देखिए किस टाइप का है ये, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, e की पावर p dx, p तो आप पहचान ही पा रहे होंगे, e टू द पावर p हमारा कितना है, 1/x है, तो 1/x हो जाएगा dx। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, e की पावर कितना हो गया, log x, और e की पावर log x कितना आएगा, x आएगा। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाता है, सोल्यूशन हम लोग कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो q होता है उसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर dx लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, c लिखते हैं, ठीक। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना x है, तो xy हो गया, ठीक है ना, xy हो गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर, उसमें x मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और प्लस क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। तो यहाँ से एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की पावर 4/4 प्लस c। 4 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4xy इज इक्वल टू x की पावर 4 और प्लस 4c को एक नया कांस्टेंट दे दीजिए, या यहाँ पहले ही c डैश लिखा रहिए और 4c डैश को एक नया कांस्टेंट c दे दिया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। कहा जा रहा है इफ x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, देन डेल x कॉमा वाई और डेल r कॉमा थीटा। अब देखिए बस इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको देखिए ये चीज़ मालूम होना चाहिए, सिंबल का मतलब क्या है, डेल x कॉमा वाई और डेल r कॉमा थीटा। इसका मतलब होता है कि एक डिटर्मिनेंट आपको बनाना है और इस डिटर्मिनेंट में आपको क्या लिखना है, पहले r के रेस्पेक्ट में आपको लिखना है।
तो डेल एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, डेल आर, फिर क्या लिखेंगे, डेल वाई अपॉन क्या लिखेंगे, डेल आर, और फिर अब थीटा के रेस्पेक्ट में बात करना है तो क्या लिखेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, और फिर क्या लिखेंगे, डेल वाई अपॉन क्या लिखेंगे, डेल थीटा। ये सारी वैल्यूज को आप निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए। तो डेल एक्स अपॉन डेल आर, एक्स को आर के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें पार्शियली तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, और वाई को अगर हम लोग आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर एक्स को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो आर तो कांस्टेंट हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा, और वाई को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो आर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ओपन कर दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा, आर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, आर, फिर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। आर कॉमन कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही भी समाप्त कर रहा हूँ। होप सो जो है आपको पसंद आया होगा, पसंद जरूर आएगा आपको जो है। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन जो है दबाना नहीं भूलिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।